टॉक विथ लेस शो में बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। और जी। इस शो के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दूं तो बहुत सारे अलग अलग बिजनेसमैन के साथ मैं बैठता हूं, बातचीत करता हूं उनके स्ट्रगल पे, उनकी सफलता पे, और मोर और लेस एग्जैक्टली फ्यूचर में क्या प्लानिंग चल रही है, क्या वो सोचते हैं, किस तरीके से वो प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व कर रहे हैं, इस पे बातचीत होती है। और आशीष जी का परिचय मैं बता दूं, आप मेरे मित्र भी हैं और तकरीबन हम लोग 2007-8 से जुड़े हुए हैं। तो इसी क्रम में जानेंगे हम कि क्या बिजनेस है और बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या पॉजिटिव्स हैं और आगे की क्या दिशा है। तो सबसे पहले आशीष जी मैं चाहूंगा कि आप एक बार अपना परिचय दीजिए दर्शकों को, और बिजनेस कब से स्टार्ट किया थोड़ा ब्रीफ में इसको बताइए, फिर आगे एक एक करके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे आशीष जी। जी, मेरा नाम आशीष है। मैं फाउंडर हूँ कंप्यूटर डॉक्टर का। कंप्यूटर डॉक्टर की शुरुआत 2007 में हुई थी, जब हमने पहला डेस्कटॉप खरीदा था अपने घर में। डेस्कटॉप खरीदने के बाद क्यूरियोसिटी होती है कि हम इसमें कुछ काम करें, कुछ सीखें। उस टाइम इस डेस्कटॉप में कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो इंजीनियर को बुलाने के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता था। उन दिनों 2006-7 के आसपास की बात है, जो कि भरपूर मात्रा में पैसे भी लेते थे और आने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करते थे, जिसको साफ शब्दों में नखरा कह सकते हैं। तो उस चीज का सॉल्यूशन दिमाग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी कि क्यों ना हम एक ऐसा कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करें जिससे कि हम लोगों की इस चीज की निजात पा सकें। जैसे हमें सिस्टम में कोई दिक्कत हुई तो वो उसकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था वो 2 दिन बाद मिलता था या 3 दिन बाद मिलता था, एज पर इंजीनियर, जैसा कि उसका उसके पास टाइम होता था। फिर हमने सोचा क्यों ना हम भी अपना इस तरीके से काम कर सकते हो जिसके अंदर हम किसी भी कस्टमर की कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी कस्टमर की किसी भी तरीके की प्रॉब्लम 1 से 2 घंटे के अंदर उसके ही जगह पे सही कर सकते हैं। वो ऑन साइट हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये सोच को ध्यान में रखते हुए हमने कंप्यूटर डॉक्टर एक कंपनी शुरुआत की, जिससे कि हम इसको और आगे लेके जा रहे हैं। आज हमारे पास बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर ब्रिस्टोन टायर्स, पार्ले बिस्किट, ज्ञानीज आइसक्रीम, कॉन्टिनेंटल कैरियर ग्रुप्स और यूनिवर्सल, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं, और छोटे होम सेगमेंट के लोग भी हैं। तो फिलहाल अभी तक का हमारा सफर यहीं पे है, और इसको और आगे हम किस तरीके से और ले जा सकते हैं उस पर हम विचार कर रहे हैं। बहुत सही आपने बताया। और चूंकि आज की दुनिया में कंप्यूटर के बिना काम होता नहीं है, तो अगर वो खराब हो जाए कुछ समय के लिए तो बड़ा वो प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट करता है। और खासकर एक सिंगल व्यक्ति है होम सेगमेंट की, जैसी कि आपने बात की, वो तो अपनी जगह है ही है, लेकिन अगर कॉर्पोरेट में कहीं समस्या आ जाती है तो उसके सैकड़ों एम्प्लाई कई बार बैठे रह जाते हैं और वो एकदम प्रोडक्टिविटी का सही। बड़ा लॉस होता है। ये एक अच्छा सेगमेंट है। लेकिन एक बात है, 2007 से दुनिया काफी बदल चुकी है आशीष जी, और बहुत जी। सारी बड़ी कंपनियां भी ऑन साइट सर्विस देने लगी हैं। लैपटॉप का खासकर जैसे सोल्यूशन आ गया है, तो अब इसमें थोड़ी सा स्कोप एक लेवल पे कम हो गया है। तो मतलब इसमें बदलाव क्या देखा आपने, थोड़ा अपने बिजनेस के बारे में बताइए कि 2007 से कितने फेजेस में आपने बदलाव देखा, और एक बिजनेस पर्सन के तौर पे खुद को कहाँ चेंज किया, कहाँ आपने कठिनाई महसूस की। तो एक उस नजरिए से, ताकि और लोग सुने तो बदलाव को भी अडॉप्ट करने की अपने अंदर एक ताकत, एक सोच विकसित कर सके आशीष जी। बदलाव देखा मिथिलेश जी, ये एक अच्छा सवाल है। बदलाव ये देखा कि 2007 2008 के आसपास में कंप्यूटर से बहुत ज्यादा लोग अवेयर नहीं थे। कंप्यूटर उस टाइम पे भी एक बहुत बड़ी मशीनरी माना जाता था। ये किसी के घर में अगर होता तो उसको एक बहुत ही पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सन माना जाता था, भले ही वो उस कंप्यूटर पे कुछ ना करता हो। उस टाइम पे एक इंजीनियर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी, जिसके अंदर विंडोज का अगर मान लीजिए कोई इशू हो रहा है, किसी का वीडियो नहीं चल पा रही, किसी का साउंड नहीं चल रहा, किसी का कोई और प्रॉब्लम है, तो उसमें इंजीनियर का एक जरूरत महसूस होती थी, और जो एक काफी टेक्निकली प्रॉब्लम थी। आने वाले जी समय में धीरे 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 कंपनीज ने भी ग्रो किया, कंपनी ने सर्विस सेक्टर को अपने हाथ में लेना चाहा, और अभी कुछ कंपनीज इसको ऑन साइट सर्विस प्रोवाइड भी कर रही हैं। कुछ मैन्युफैक्चरर है जैसे लिनोवो, एचपी, डेल, इन्होंने भी कस्टमर की उसको समझा, क्योंकि जो पहले ना विंडोज पायरेटेड ज्यादा यूज होती थी, क्योंकि उसका कारण है माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज के जो परचेज के चार्जेस थे बहुत ज्यादा थे। पायरेटेड विंडोज जहां 100 रुपए में मिलती थी पहले, उसी टाइम 10,000 रुपए की ओरिजिनल विंडो होती थी। जैसे कि इंडियन मेंटेलिटी है लोगों की कि 10,000 रुपए कोई खर्च करना नहीं चाहता। धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट को भी अपनी इस गलती का एहसास हुआ। उसने क्या करा, फिर अब धीरे धीरे जितने भी नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं सबके अंदर विंडो प्री लोडेड इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी कीमत लगभग 3 से 4 हजार रुपए पड़ती है एक लाइसेंस की कीमत। तो जो उपभोक्ता है, खरीदने वाला, उसको भी 3-4 हजार रुपए ओरिजिनल चीज देने के लिए कोई नई प्रॉब्लम होती। दिक्कत नहीं होती। ओरिजिनल विंडो ओरिजिनल विंडो होने के साथ साथ 50% दिक्कतें कंप्यूटर में वैसे ही अपने आप खत्म हो गई। जो पहले दिक्कत आती थी, विंडोज करप्ट हो जाना, वायरस का आ जाना, ये सारी चीजें हो जाना। अभी ज्यादातर समस्या यही है। धीरे धीरे मार्केट और अपडेट हो रही है, यूजर भी अपडेट हो रहा है, कंपनीज भी अपडेट हो रही है। तो फिजिकली प्रॉब्लम, अगर सिस्टम कोई टूट जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो एक अलग केस है कि वो बाजार में जाके ठीक करा सकता है। क्योंकि सर्विस सेंटर अभी भी जाने से कस्टमर कतराते हैं, क्योंकि जो चीज बाजार में 1,000 रुपए की ठीक हो सकती है, सर्विस सेंटर वाले उसी को 25,000 रुपए रिपेयर करने का मांगते हैं।
ठीक बात, ठीक तो बात। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो चीजों से मिलकर कंप्यूटर सिस्टम बना है। अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर में पहले के मुकाबले काफी दिक्कतें आनी कम हो गई हैं। हार्डवेयर की बात होती है, हार्डवेयर तो एक फिजिकल डैमेज वाला केस होता है जो कि रेयर होता है। तो देखा जाए तो आने वाले समय के अंदर अभी ये जो प्रॉब्लम है ऑनलाइन होने के कारण ना सिस्टम के अंदर थोड़ी सी यूसेज कम हो गई है सर्विस इंडस्ट्री के हिसाब से। ठीक बात, ठीक बात। अच्छा, इसमें एक और भी बदलाव मैंने महसूस किया है, जो कि मैं भी इस इंडस्ट्री से जुड़ा रहा हूँ, कि लोग कंप्यूटर से बड़ी जल्दी मोबाइल पे शिफ्ट हो गए हैं। अब देखिए, हम लोग भी ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, तो ये सब मोबाइल में चीजें पॉसिबल हो गई हैं। पहले ये सब सोचना बड़ा मुमकिन नहीं था, ये सब बड़ा कठिन था। तो ये जी मोबाइल की जो क्रांति हुई है, जो आपकी 6 इंच की स्क्रीन में पूरी दुनिया समाती जा रही है, तो इससे भी जी। कहीं ना कहीं एक कंप्यूटर के मार्केट में फर्क पड़ा है क्या? खासकर इससे कंप्यूटर के देखा जाए मार्केट पे डेफिनेटली फर्क पड़ा है, क्योंकि जो होम होम यूजर था वो अब कंप्यूटर लेने की जगह फोन के अंदर ही सारी चीजें अपने गूगल पे सर्च कर लेता है। पहले ये इतना फ्रेंडली नहीं था, आज से लगभग 2015 तक भी इतना नहीं था। इसका मेन श्रेय जो जाता है वो इंटरनेट को भी जाता है। पहले इंटरनेट बहुत कॉस्टली होता था, जिससे ना फोन पे लोग ज्यादा यूज कर नहीं पाते थे। इसका क्रेडिट अगर मैं देना चाहूंगा तो जियो को देना चाहूंगा, जिसने इंटरनेट की मोबाइल की दुनिया में आके इंटरनेट को थोड़ा काफी सस्ता कर दिया। और होना भी चाहिए, क्योंकि अब हर टाइम हर जगह बंदा कंप्यूटर डेस्कटॉप लैपटॉप लेके नहीं बैठ सकता। उसके साथ अपनी अलग दिक्कतें हैं। फोन एक एक बार चार्ज करने से 2 दिन तक चलाया जा सकता है। प्लस फोन के अंदर आप वीडियो सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, कैमरे से फोटो खींच सकते हैं, वो सारी चीजें उसके अंदर पॉसिबल नहीं है। तो फोन ने, आप एकदम ठीक कह रहे हैं, फोन ने कंप्यूटर को लगभग लगभग 60% रिप्लेस कर दिया है। आने वाले समय में कॉर्पोरेट्स को या ऑफिस को छोड़ के सारी चीजें फोन पे होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और धीरे धीरे होने लग भी गई हैं ऐप के थ्रू। ठीक बात, ठीक बात। अब बहुत ये ऐसी एक बहुत कम बड़ा चीजें बदलाव है। होती हैं जो महसूस होता है कि नहीं, अब चाहे वीडियो एडिटिंग हो, चाहे कोई एक्सेल सीट करनी हो, मैक्सिमम काम लोग फोन पे बड़ा कंफर्टेबल हो गए हैं। कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, कोई फोटो ही एडिट करनी, पहले ये सब बड़ा मुश्किल होता था। पहले ऐसा लगता था कि क्या, कैसे हो पाएगा। और फोटो ही एडिट करने के लिए बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चाहिए, फोटोशॉप, वो फिर कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे। लेकिन अब इन सबके वर्जन भी आ गए हैं, आपके देखा जाए तो। बहरहाल, मेरा इससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन था कि हार्डवेयर इंडस्ट्री, हार्डवेयर सर्विसेज में आप जैसे लोग, बहुत सारे लोग लंबे समय तक लगे रहे हैं। कहीं ना कहीं हार्डवेयर सिकुड़ता जा रहा है क्या, देखा जाए तो, और सॉफ्टवेयर का ही प्रसार बढ़ता जा रहा है। इस पे एक बिजनेस पर्सन के तौर पे आप क्या देखते हैं, क्या एक नजर आता है आपको? एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ एंड यूजर, एज अ कंपनी का ऑनर, मैं यही देखता हूँ हार्डवेयर की जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे बहुत ही छोटी होती जा रही है। आने वाला टाइम का जो साम्राज्य होगा सॉफ्टवेयर का ही होगा। हार्डवेयर आज के टाइम पे इतना वो हो गया है, मतलब शब्द का ही सस्ता, कि एक फोन है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए का फोन है या 30,000 रुपए का फोन है, दोनों एक जैसे काम करेंगे अगर थोड़े से फीचर्स को हटा दिया जाए तो। 10,000 रुपए का फोन अगर आप रिपेयर कराने बाजार जाते हैं तो उसका 2 से 2,500 रुपए का खर्चा आता है। मेरे जैसा एक बंदा जो कि ये सोचेगा कि 10,000 रुपए के फोन को 2,500 रुपए का रिपेयर करने से बढ़िया 5,000 रुपए का उसको बेच के दूसरा फोन नया ले लिया जाए, जिसमें गारंटी वारंटी और फीचर्स और बढ़ जाते हैं। तो आपका सवाल एकदम जायज है कि हार्डवेयर का पार्ट दिन पे दिन खत्म होता जा रहा है, सॉफ्टवेयर का साम्राज्य और वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, और आने वाले समय में सॉफ्टवेयर का ही राज होगा। ठीक बात, ठीक बात। एक, अब थोड़ा सा बिजनेस पार्ट पे इस पे आते हैं। एक लंबा समय आपको भी हो गया है, 2007 से जब से आप इस बिजनेस में हैं, तो 15 साल से ऊपर का समय हो गया, और एक बड़ा एक समय होता है। बहुत सारे बिजनेसेस के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो उतार चढ़ाव भी देखा होगा आपने। जी। आशीष जी, कुछ बिजनेस बड़े हो जाते हैं और कुछ एवरेज रह जाते हैं, कई तो मार्केट से गायब भी हो जाते हैं। इनमें एक्चुअली फर्क क्या है? आज के समय में जो चीजें चल रही हैं कि मल्टी मिलियन के बिजनेस बनाने की चीज होती है, बहुत बड़े बड़े बिजनेस बनाने की कहानी होती है, बनते भी हैं, कई सारे बिजनेस बनते भी हैं, लेकिन बहुत सारे बिजनेस कहाँ चूक जाते हैं? एक लंबी जर्नी में आपने क्या महसूस किया है? वास्तव में क्या आपके दिमाग में डेटा है? वास्तव में डेटा, मिथिलेश जी, दो चीजें इसमें काम करती हैं, कोई मेरी बात से इत्तेफाक रखेगा या नहीं। एक तो जिसको लक कहते हैं, जिसको मैं अपनी भाषा में कर्म कहता हूँ, जो हमारे साथ हमेशा चलते हैं, हम अच्छा या बुरा जो भी करते हैं उसके साथ जुड़ता है। दूसरा, रिस्क लेने की क्षमता। बहुत सारे लोग, जैसे कि आपने सवाल उठाया कि बहुत सारी कंपनीज बहुत ऊपर चली जाती है, बहुत सारे लोग एवरेज रह जाते हैं, बहुत सारे बिजनेस खत्म भी हो जाते हैं। लोग अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते। जैसे कि आज हम एक ऑफिस में बैठ के बात कर रहे हैं, हमारे नीचे स्टाफ है, हमारा एम्प्लॉयज है, सारे काम कर रहे हैं। अब वो तो काम कर रहे हैं रेगुलर, अगर हम और काम जनरेट नहीं करेंगे मार्केट में जाके किसी भी सोर्स से, ऑनलाइन सोर्स से, मार्केट में जाके किसी भी तरीके से, तो कंपनी का भी बड़ी नहीं हो सकती, मेरा मानना ये है। दूसरा, रिस्क लेना बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि मैं अपने ऊपर एग्जांपल लेता हूँ कि आज मैं एक ठीक ठाक बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को लगता है कि हाँ भाई अर्निंग ठीक आ रही है, एम्प्लॉयज की भी सैलरी निकल रही है, सब लोग खुश हैं, एम्प्लॉयज भी खुश है, कस्टमर भी खुश है, मैं और आगे उसको बढ़ाने की सोच नहीं रहा, नई नई इनोवेशन नहीं कर रहा अपने बिजनेस में, नई टेक्नोलॉजी से अब अपने स्टाफ को नहीं ले रहा, अपने कस्टमर तक नई नई चीजें नहीं पहुंचा रहा।
थोड़े टाइम में क्या होगा, जैसे एम्बेसडर कार थी, उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, थोड़े टाइम में पीछे छूट गई। नोकिया फोन था जिसका मार्केट में एक समय पे साम्राज्य था पूरा, और जो कि अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था, वो किस लिए बंद हुआ, क्योंकि उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया। तो सबसे बड़ा जो मेन कारण है, कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलना और अपने आप को अपडेट ना करना। तीसरा एक मुख्य कारण है, जो लोग अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो दुनिया में कहीं पे भी घूमने जाएंगे, हजारों रुपए खर्च करेंगे, बट एक घंटा अपने आप पे नहीं देंगे, अपने आप को नहीं सिखाते नई टेक्नोलॉजी के बारे में, नए काम के बारे में। अगर वो अपने ऊपर एक घंटा लगाएं और अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करें, तो उनको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक। बहुत सही, यही बहुत कारण है कि कुछ कंपनियां बहुत आगे बढ़ जाती हैं और कुछ कंपनियां ऐसी रह जाती हैं, और कई लोग खत्म भी हो जाते हैं। बहुत सही, और बिल्कुल एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह आपने बोला, और सच्चाई भी है, ये एक सार्थक बात है कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करना बड़ा कम लोग चाहते हैं, और मोरलेस देखा जाए तो यही एक फैक्टर, बड़ा एक मेजर फैक्टर है, बाकी तो और बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं। लेकिन एक जी कंफर्ट जोन का तोड़ना भी एक बड़ा चैलेंज है कि चलो ठीक है यार, गाड़ी चल रही है तो क्या दिक्कत है। और जी। बाद में वो समझ में आता है कि यार ये तो दुनिया निकल गई है, वो तो जो गाड़ी चल रही थी वो भी नहीं चल रही है। जी फीचर फोन का जैसा कि मार्केट अभी दिख आप तो रहा है? दिल्ली में देख रहे होंगे, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी आप अगर आप बाहर जाएं तो आपको धूप चुभने लगेगी। हाँ उसी बिल्कुल। तरीके से अभी अभी हम लोग एक कमरे में बैठे हैं, अगर हम बाहर जाके यही हमें कहा जाए कि यहाँ से गुड़गांव चले जाओ किसी क्लाइंट से मिलने के लिए, तो हमारे को 10 बार दिमाग में सवाल आएगा कि यार क्यों जाए, फोन पे बात कर लेते हैं ना। फोन पे हाँ क्लोज करने की कोशिश करते हैं, और हो सकता है सामने बैठ के कुछ और रिजल्ट निकलता हो। ठीक बात। ये आपने हमेशा महसूस किया होगा, फोन पे आदमी किसी भी तरीके से जवाब दे सकता है, सामने बैठ के उसको बहुत तरीके से और सोच समझ के जवाब देना पड़ता है। ठीक 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 ठीक। तो मेरा एक मानना ये है साइकोलॉजिकल कि एक प्रेशर होता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता साइकोलॉजिकल। है। हाँ, और सामने बैठ के बंदे के सामने हाव भाव से पता लग जाता है कि वो क्या इस डील में इंटरेस्ट ले रहा है, या टालने के लिए बात कर रहा है, या सिर्फ उसने टाइम पास करने के लिए हमें बुलाया है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक बात, ठीक बात। अच्छा, स्टाफ की भी बात की, टीम की भी बात की, किसी भी बिजनेस को एक्चुअली मैनेज करने में लाला कंपनी अपनी जगह है, लेकिन जब कोई बिजनेस रन करता है तो उसमें स्टाफ होते हैं, उनके उनके साथी होते हैं बहुत सारे। तो एक टीम मैनेजमेंट में आपने 15 सालों में क्या लेसन सीखा, क्या पॉजिटिव सीखा, क्या आपने लगा कि ये सुधार करना चाहिए था या सुधार आगे करना है टीम मैनेजमेंट में? टीम मैनेजमेंट में मेरा शुरू से ये रहा है। मेरे फादर साहब कहते हैं कि हमेशा जो आपसे जिससे आप काम ले रहे हो उसका पेट हमेशा भर के रखो, उसका 1 रुपया भी मत मारो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है इंडस्ट्री के अंदर, जो बड़े एचआर लेवल पे लोग होते हैं या बॉसेस, कई कंपनीज में भी जानता हूँ जिनके बॉसेस होते हैं जो एम्प्लॉयज के ना छोटे छोटे पैसे काट देते हैं। एक मेरे मित्र हैं, एक कंपनी में काम करते हैं, एग्जाम्पल नाम नहीं लूंगा, उस कंपनी का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। उस कंपनी में कोई भी काम करता है, उस कंपनी के जो ओनर है थोड़े थोड़े पैसे सबके काट देते हैं, किसी के 50 रुपए काट दिए, किसी के 200 रुपए काट दिए, किसी के 500 रुपए काट दिए। ऐसी कंपनी कभी आगे नहीं बढ़ पाती। एक बार हम लोग बैठे थे तो यही विचार हुआ था कि ये ऐसा क्या है कि एम्प्लॉयज के साथ ठीक रहा जाए। हम पर्सनली अपनी बताएं, हमारी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, हम लोग महीने में, 15 दिन में, एक हफ्ते में एक रिव्यू मीटिंग करते हैं। एम्प्लॉयज को एक ब्लैंक पेपर दे देते हैं और उनसे 5-5 सवाल लिखने के लिए बोलते हैं। 5 ऐसे सवाल लिखो जो आपको ऐसे लगते हैं कि इस कंपनी में होना चाहिए, जो हम नहीं करते हैं। क्योंकि हम उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लोग फील्ड पे ज्यादा रहते हैं हमसे ज्यादा, उनको दिक्कतें क्या होती हैं क्या नहीं होती वो लिखो। प्लस 5 ऐसी बातें लिखने के लिए बोलते हैं जो आपको अच्छी लगती है कंपनी में। 5 ऐसी बातें लिखने के लिए बोलते हैं जो कि होनी चाहिए और नहीं हो रही हैं। ये 5 बातें हो गई। फिर उनसे उनके कुछ सजेशन मांगते हैं कि आप बताओ कि आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय और बॉस के अंदर जितनी भी दूरियां हैं ना, वो जितनी दूरियां हैं वो नजदीकियों में बदल जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बॉस को नहीं पता होती, एम्प्लॉय को पता होती है। कुछ चीज ऐसी होती है जो एम्प्लॉय को नहीं पता होती, बॉस को पता हो जाती है। सारी ओपन हो जाती है, और बीच में जो मन मुटाव और असमंजस वगैरह होता है ना, टीम और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, वो दूर होता है। इससे मेरा मानना ये है। बहुत सही आपने एग्जाम्पल दिया। इसी से एक जुड़ा हुआ और भी प्रश्न है कि आजकल स्टार्टअप कल्चर का बड़ा जोर चल रहा है, और भारत में बताया जा रहा है कि स्टार्टअप वेव्स आई है। स्टार्टअप कल्चर के साथ ही पार्टनरशिप का भी एक सुधरा हुआ रूप आया है, को फाउंडर्स का। पहले पार्टनरशिप को थोड़ा निगेटिव माना जाता था कि पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए ये वो, लेकिन अब को फाउंडर का टर्म बड़ा फैशनेबल हो गया है, लोग बड़ा पसंद करते हैं को फाउंडर कहलाना। बड़े बड़े कॉलेजेस के भी जो है कई सारे लोग मिल के अलग अलग स्किल सेट के को फाउंडिंग की टीम बनाते हैं और अपने बिजनेस में जुट जाते हैं। अलग अलग स्किल सेट के होते हैं तो ऑफकोर्स उनको अपना उसका पॉजिटिव है। आप कैसे देखते हैं स्टार्टअप कल्चर, और एक जो ट्रेडिशनल बिजनेस आप भी कर रहे हैं एक लंबे समय से, और आज के समय का स्टार्टअप कल्चर और को फाउंडर वर्सेज पार्टनरशिप वाला, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, क्या आपका अनुभव है? देखिए मिथिलेश जी, जो आप इस बात को आप पुराना भी कह सकते हैं, थोड़े पुराने विचार भी कह सकते हैं। पार्टनरशिप हमेशा
जो हमारे पूर्वज भी कहते थे, जो कई ग्रंथों में भी लिखा हुआ है या हमने बचपन से सुनी है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पार्टनरशिप हमेशा उसका एंड टूटना ही होता है, किसी भी कारण से टूटे, चाहे वो लड़ाई झगड़े से टूटे, प्यार मोहब्बत से टूटे, किसी भी तरीके से पार्टनरशिप टूटे, वो टूटती है। रही बात को फाउंडर की, वो एक आधुनिक शब्द है जो कि सुनने में बहुत बढ़िया लगता है। पार्टनरशिप जब भी सक्सेसफुल हो सकती है जब दोनों पार्टनर, दो तीन चार जितने भी पार्टनर, सब लोग अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हों, जो इस सोच के साथ काम करे कि हमें सिर्फ काम करना है, मिलेगा या नहीं मिलेगा इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो ईमानदारी से काम करेंगे तो 100% उनको उसका रिजल्ट मिलेगा, किसी भी रूप में मिले, कंपनी के विस्तार के रूप में मिले, पैसे के रूप में मिले, किसी भी रूप में मिल सकता है। होता क्या है आज जानकारी के हिसाब से, जैसे कि आपने जैस्पर इन्फोटेक का नाम सुना होगा, क्या आप जानते हम्म। हैं जैस्पर इन्फोटेक को? अच्छा, तो ध्यान नहीं आ रहा मुझे, आप बताइए। जैस्पर इन्फोटेक स्नैपडील की पेरेंट कंपनी है। अच्छा स्नैपडील जो अच्छा पहले अच्छा। ऑनलाइन कंपनी थी, 2007-8 के आसपास हम लोग भी उनको कंप्यूटर की सर्विसेज प्रोवाइड किया करते थे। रोहित बंसल और कुणाल बैल शायद दो पार्टनर थे, दोनों डेडिकेशन से काम करते थे। बाद में क्या हुआ कंपनी के अंदर मैं कुछ नहीं जानता, बट अब आज कंपनी के स्टेज क्या है, आज कंपनी का कोई नाम नहीं है। ठीक तो बात। मेरा कहने का मतलब है, जब ईमानदारी और मेहनत एक साथ हो, बिना किसी लालच के, तो कंपनी ग्रो जरूर करती है और किसी भी कंपनी की पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलती है। इसके साथ एक प्लस पॉइंट ये है जो कि मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम इसको लीगल भी करके चलें तो आगे आने वाले समय में किसी भी चीज में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक 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 बात। लेकिन एक देखा जाए तो जैसे कि अकेले बिजनेस लोग ले, मैंने पहले ही बताया कि पार्टनरशिप एक थोड़ा नकारात्मक शब्द माना जाता रहा है आज के समय में, लेकिन को फाउंडर एक फैंसी टर्म हो गया और एक सकारात्मक शब्द बन गया है। और इसका फायदा ये भी होता है कि जैसे चार लोग मिले, किसी को मार्केटिंग, किसी की एक्सपर्ट है, किसी की टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है, किसी की सर्विस एक्सपर्ट है, किसी का एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपर्ट है। अब चार बंदे बिजनेस करना चाहते हैं, शुरू में मिले वो, और चार स्किल सेट के साथ। आवाज चली गई है। आवाज, हाँ जी। अलग अलग स्किल सेट के बंदे मिले और चार स्किल सेट के साथ जो है उन बंदों ने एक किसी कंपनी की स्टार्ट की, तो शुरू में जो है कॉस्टिंग कहीं ना कहीं बच जाती है और एक ट्रस्ट लेवल भी डेवलप हो जाता है, क्योंकि इम्प्लाइज के साथ भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं कि अगर आप रखते हैं इम्प्लाइज को और उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और अगर वो इम्प्लाई चले जाते हैं बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में, तो कहीं ना कहीं एक मुश्किल आती है। और खासकर जो है शुरुआती कंपनियों में आशीष जी, और जो मिड साइज की कंपनियां हैं, चलो बड़ी कंपनियां हैं तो मोटा मुंह भर देती हैं वो पैसे से, तो वो इम्प्लाई नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे तो समस्या होती है, खासकर जो छोटे लेवल के स्टार्टअप्स हैं, छोटी लेवल की जो कंपनियां हैं, मिड साइज की हैं, उनके सामने इम्प्लाइज में चैलेंज आते हैं, तो वहां एक को फाउंडिंग का रोल आपको नहीं लगता है कि एक थोड़ा सकारात्मक एक भूमिका निभा रहा है, और अब बहुत सारे बिजनेस सक्सेस भी हो रहे हैं इस मामले में। मिथिलेश जी आप एकदम सही कह रहे हैं, अच्छा पॉइंट है। बहुत सारे बिजनेस सक्सेस हो रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ना सबको निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा एक बंदा टेक्निकल है, एक बंदा मार्केटिंग का है, एक बंदा अकाउंट्स का है। अब मार्केटिंग वाला बाहर जाके एक एक कस्टमर से मीटिंग कर रहा है, बाकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, आप कैसे जज कर देंगे? क्योंकि वो ईमानदारी से काम तो कर नहीं रहा, उसके हिसाब तो से उसने ये अपना तो पूरा दिन यूज किया। देखिए, ये तो कहीं ना कहीं एक इमेच्योरिटी वाला लेवल हो गया। मैं बीच में मैंने इसलिए रोका कि, और ये तो एम्प्लॉइज के साथ भी, खासकर सेल्स मार्केटिंग होते हैं, और अगर टाइम पास करने की बात है तो थोड़ा सा नकारात्मक शब्द है, लेकिन एम्प्लॉइज के संदर्भ में भी बहुत सारी कंपनियां एक चैलेंज फेस करती हैं एक बड़े लेवल पे, खासकर सीनियर पोजीशन पे तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो आप कैसे देखते हैं दो पॉइंट्स को? दोनों में कंपैरिजन इसलिए कर सकते हैं, एम्प्लॉय को ना आप बोल सकते हो कि आपकी हम्म। ये नहीं हुआ, को फाउंडर को आप ज्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि वो आपके जितनी ही अहमियत रखता है कंपनी में। चार को फाउंडर है, एक को फाउंडर अपना काम पूरी निष्ठा से नहीं कर रहा है, उसको 8 घंटे मान लीजिए काम करना हो और वो 8 में से 5 घंटे 6 घंटे काम कर रहा है, तो एफिशिएंसी तो कंपनी की गिर रही है ना। को फाउंडर काम कर रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। रही बात को फाउंडर की, चार चार पार्टनर है आपस में, आप किसी भी पार्टनर को ब्लेम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। एम्प्लॉय के साथ आप वार्निंग दे सकते हो, एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकते हो, जरूरत पड़ने में एम्प्लॉय को फायर कर सकते हो, दूसरे एम्प्लॉय उसकी जगह हायर कर सकते हो। को फाउंडर के साथ ऐसी ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती। आपको फाउंडर अगर, उसको फाउंडर को अगर आप उसकी जगह या तो दूसरा को फाउंडर लाएं या फिर दूसरा एम्प्लॉय लाएं उसकी जगह, तो को फाउंडर एम्प्लॉय में मेरे हिसाब से ये दिक्कत हो सकती है। बाकी अधिक जानकारी मुझे इसके बारे में नहीं है। ठीक बात, ठीक बात। अलग अलग चूंकि पक्ष हैं, अलग अलग ट्रेंडिंग चीजें चल रही हैं, लेकिन बात यह है कि थोड़ा एक भारत जो है देखा जाए तो एक मैच्योरिटी की दिशा में भी गया है, खासकर बिजनेस को लेके। पहले इतनी मैच्योरिटी, पहले एक ट्रेडिशनल टाइप के बिजनेस होते थे, अब मुझे लगता है कि ग्लोबल एक्सपोजर जैसे जैसे इंटरनेट आया है तो इसने भी काफी सुधार किया हुआ है, और अब लोग पहले के मुकाबले थोड़ा बिजनेस को लेके मैच्योर होने लगे हैं।
एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लेवल पे बढ़ने लगे हैं लड़के भी, या जो बिजनेस करना भी चाहते हैं, नए नए युवा। पहले बिजनेस का काम माना जाता था कि बहुत बुजुर्ग लोग या इम्प्लाई एक लंबे समय तक अपना टाइम निकाल लिए हैं, उसके बाद बिजनेस करेंगे, लेकिन अब नए 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 बच्चे आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सिंसियरिटी बढ़ी है क्या, एक देखा जाए तो। 100% बढ़ी है जी, 100 क्या 1000% बढ़ी है सिंसियरिटी। नए आइडियाज भी आ रहे हैं, नए प्लान्स भी हैं, और लोगों को करने का बहुत ज्यादा जज्बा भी है। बट जो काम करने की करेज है ना, हिंदुस्तान के अंदर एक कहावत है कि अपने अधिकार तो सबको पता है, अपनी जिम्मेदारियां किसी को नहीं पता। आज ठीक सड़क पे बात। आप किसी ऑटो रिक्शा में जा रहे हो और उनसे किसी भी टॉपिक पे बात कर लें, आप ऑटो रिक्शा वाला आपको ये तो बता देगा कि मोदी को ये काम करना चाहिए, मोदी ने ये काम नहीं किया। मगर उससे पूछो कि यार तूने रेड लाइट जंप क्यों की, तूने अपना ऑटो रिक्शा सही से क्यों नहीं चलाया, उसको उसके बारे में नहीं पता होगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर हर आदमी अपना काम ईमानदारी से कर ले तो इस चीज की जरूरत ही ना पड़े। आपका सवाल एकदम ठीक है, बिजनेस के प्रति रुझान लोगों का बहुत बड़ा है और लोग कर भी रहे हैं। बट सफलता के आंकड़े अगर आप देखें तो इसमें कितने परसेंट है? ठीक बात। ठीक बात। सिर्फ इन्हीं कारणों से सफलता नहीं हो पाती क्योंकि कोई ईमानदारी से काम करना नहीं चाहता। हर किसी को चाहिए मैंने स्टार्टअप बना लिया, मेरा 1 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए पहले महीने, दूसरे महीने 5 करोड़ का होना चाहिए, तीसरे महीने 50 करोड़ का होना चाहिए। बट उस 50 करोड़ तक पहुंचने के लिए उसको करना क्या क्या होगा ये उसको नहीं पता। ठीक बात। तो एक और भी एक इसी से जुड़ी हुई बात आती है कि टेक्नोलॉजी ने निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक स्पेस क्रिएट किया है, एक मार्केट क्रिएट की है। इंटरनेट ने एक अच्छा खासा एक ज्ञान क्रिएट किया हुआ है। स्टार्टअप की वेव्स भी काफी चल रही हैं, और इसी दरमियान जो है शार्क टैंक इंडिया जैसे शो आते हैं, देखते हैं आप? क्या जी लगता है जी आपको शार्क टैंक इंडिया? उसने क्या जी। बदलाव लाया? मुझे लग रहा है कि इंडिया में एक पहली शुरुआत है, एक बड़ी शुरुआत है क्या? उसके बारे में कहना चाहेंगे आप? एक सेकेंड। शार्क टैंक के आपने नाम लिया है तो शार्क टैंक में एक कंपनी आई थी एलास्टेक करके, जो कि होम ऑटोमेशन की कंपनी थी। वो जितने भी आपके होम घर में अप्लाइंसेस होते हैं, लाइट पंखा गीजर वगैरह, उसको आपके ऐप के थ्रू आपके फोन पे चलाने की चलाती थी। ठीक है। उस कंपनी से शार्क टैंक को देखते हुए मैं आपको एक केस स्टडी बता रहा हूँ, कहाँ पे स्टार्टअप बढ़ता है, कहाँ पे स्टार्टअप फेल होता है। क्योंकि मैं भी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, इसलिए मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ और बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल भी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उस कंपनी का प्रोडक्ट मैंने यूज किया है। शार्क टैंक में एक कंपनी आई थी एलाइस करके, नाम प्रॉपर मुझे याद नहीं है, जो कि होम ऑटोमेशन की कंपनी थी, जो अपने डिवाइस लगाती थी आपके घर पे और आप अपने पंखे को टीवी को अपने फोन से ऑपरेट कर सकते थे। ठीक है। जब तक मैंने उस कंपनी को ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद उस कंपनी ने मेरे पास लगभग 15 दिन के बाद विजिट किया, जिसके लिए मैंने उसको 3 बार रिमाइंडर किया, जबकि वो नए स्टार्टअप थे और शार्क टैंक में फंडिंग लेने आए थे। सर्विस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। उसके बाद उस कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से हमने उनका प्रोडक्ट लगवा लिया। प्रोडक्ट लगवाने के बाद 2 महीने के बाद हमें किसी कारण से उस प्रॉपर्टी को खाली करना पड़ा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी में सेल करनी थी। उस कंपनी को मेल किया गया कि उस कंपनी का मेल आया कि आपकी सॉरी, हमने उनको इन्फॉर्म करा जनवरी के अंदर कि ये आप अपना प्लीज डिवाइस उतार लीजिए और हमारा जो रिफंड है वो वापस कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, आपका डिवाइस नहीं तो बेकार हो जाएगा। जनवरी में उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था। फरवरी में उनकी तरफ से मेल आई कि आपकी जो पेमेंट है वो फेल हो गई है। पेमेंट फेल होने का कारण था क्योंकि हम जब पहले इंटीमेट कर चुके तो हमारी तरफ से पेमेंट स्टॉप हो जाएगी। ठीक मेल है। के ऊपर जवाब दे दिया गया कि जी आपको इन्फॉर्म कर दिया गया था इसको डिवाइस को रिमूव करने के लिए, आप डिवाइस को रिमूव करने के लिए उसके बाद भी उनकी तरफ से कोई उसकी जवाब नहीं आया। फिर 2 दिन के बाद दोबारा एक मेल आ गई कि आपकी दोबारा पेमेंट फेल हो गई। इसका मतलब क्या है कि स्टार्टअप कंपनी ने स्टार्टअप स्टार्ट तो कर दिया, ऑटोमेशन पे भी लगा दिया कि मेल पेमेंट नहीं आई, मेल जाएगी, बट उस मेल पे जब कस्टमर रिप्लाई कर रहा है उस रिप्लाई का किसी के पास कोई जवाब नहीं। 10 दिन के बाद दोबारा टेलीफोन के थ्रू मैंने खुद उस कंपनी के बॉस को बोला कि सर आपको मैंने व्हाट्सएप किया था, मेल भी किया था, अब तक आपका डिवाइस उतरवाया नहीं गया। इस बात को भी लगभग 15 दिन हो गए और आज तक वो डिवाइस उतारा नहीं गया है वहां से। ठीक तो बात। कहने का मतलब यही है सर कि स्टार्टअप शार्क टैंक से पॉपुलर तो हो गए, उसको देख के हमने भी ये चीज कर ली, मगर कितने स्टार्टअप चलते हैं और कितने आगे कंटिन्यू कर पाते हैं? और एक बड़े चैलेंज है, लेकिन एक माइंड सेट में तो परिवर्तन आ रहा है ना। जो लोग पहले एक सिर्फ नौकरी देखते थे, अब थोड़ा कुछ करने का जी प्रयत्न कर रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि नौकरियों की भी अपनी एक सीमा है, कुछ नए नए होराइजन्स में नई नई प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो एक माइंड सेट में बदलाव दिख रहा है, आपके आसपास लोग मिलते होंगे, माइंडसेट में बातचीत बदलाव करते होंगे। 100% है, 100% है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, माइंडसेट में 100% बदलाव है। बट सवाल सबसे बड़ा यही होता है, सबको सैलरी चाहिए मोटी, काम करके कोई राजी नहीं। या हम्म। अगर कंपनी के ओनर की भी बात करें, कंपनी के ओनर को चाहिए कि मेरा टर्नओवर इतना है, बट उसके लिए उसको करना कुछ ना पड़े, बस वो बॉस चेयर पे बैठे
और पियोन से अपना जो भी अपना चाय कॉफी वगैरह पीनी है, ऑफिस आए गाड़ी में और गाड़ी से घर पे जाए। माइंडसेट है। ये भी बहुत ज्यादा, माइंडसेट ये भी बहुत ज्यादा है। ये मुझे लग रहा है कि ये रहा है, एक लंबे समय तक ये रहा है, और इसीलिए बिजनेस ग्रो नहीं हुए हैं इंडिया में। लेकिन अब थोड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि लोग अब समझ गए हैं कि भाई हार्ड वर्क के अलावा कोई विकल्प नॉर्मली नहीं है, और जिसको भी ग्रो करना होगा वो हार्ड वर्क करेगा ही करेगा। बिना हार्ड वर्क किए ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। चलिए, बहुत जी। अच्छी बातचीत रही, और इस लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं इस कन्वर्सेशन को मैं विराम देना चाहूंगा कि आगे की क्या योजनाएं देखते हैं आप एक सर्विस इंडस्ट्री में, और आगे की क्या लगता है आप ग्रोथ के लिए कौन सा मंत्र अपनाना चाहिए, या क्या उलझने हैं, थोड़ा उस बारे में बताएं इस स्टेज पे। उलझने मिथिलेश जी कुछ नहीं है। जरूरत है सिर्फ ऐसे लोगों की जो अच्छे माइंडसेट से काम करना चाहें और दिल से काम करना चाहें। भले ही वो 2 घंटे काम करें दिन में, मगर काम ऐसा करें कि दिल से करें। आगे आने की संभावना ये है कि जो फिजिकल वर्क है ना, कम से कम होगा। सारी चीजें ऑटोमेशन पे जाएंगी, जैसे कि हमने कहा कि सॉफ्टवेयर पे जाएंगी। जैसे अभी आने वाले टाइम में हो भी रहा है। जैसे अभी आपने बोला था कि वीडियो एडिटिंग करना है, कुछ करना है, सब कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है। आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होगा। और आने वाले समय में सर्विस इंडस्ट्री में सर्विस की जरूरत तो पड़ेगी, मगर कम पड़ेगी। ठीक बात। तो मेरा तो अभी यही विचार है कि काम होगा, बट नए तरीके से होगा, नए पहलुओं के थ्रू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और शुभकामनाएं देते हैं आपको, आपका बिजनेस दिन दूना और रात चौगुना की स्पीड से तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी बात करने के लिए, बहुत और बहुत उम्मीद करते हैं कि जो है आपकी बातों से बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, भाई जी। धन्यवाद।